Hello everyone. I, Dr. Aradhanakar, welcome you to the fourth lecture on programming in C. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाइलर्स ऑफ सी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है, फ्लो चार्ट क्या है और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन फ्लो चार्ट। उस फ्लो चार्ट का करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम्स लिखेंगे और दो सी प्रोग्राम्स हम एग्जीक्यूट करेंगे VS कोड में। एक है सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेजेस और एक है सी प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। एडिशन ऑफ टू नंबर्स के लिए हम टू डिफरेंट वेज में सी प्रोग्राम लिखेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हेलो एवरीवन। नाउ आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट कंपाइलर्स ऑफ सी। नाउ सी के बहुत सारे कंपाइलर्स हो सकते हैं, मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 लिखे हैं। आप सर्च कर सकते हैं, आप देखेंगे बहुत सारे कंपाइलर्स हो सकते हैं। आज थोड़ा हम पढ़ेंगे सबसे पुराने कंपाइलर के बारे में, जो कि टर्बो C++ कंपाइलर था ना। उसको बॉर्लैंड ने बनाया था और 1990 में बनाया था और वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे ही चल पाता था। उसकी खूबी ये थी कि उसके जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स बनते थे वो काफ़ी छोटे होते थे और हमको इतना पावरफुल हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उसको चलाने के लिए। एक बहुत छोटा सॉफ्टवेयर था ना। अगर आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसको ओपन करेंगे तो ऐसे एक ब्लू एडिटर ओपन करेगा, जो जिसका पिक्चर मैंने दे दिया है। और हम लोगों ने सी इसी पर ही सीखा है। कुछ लोग इसको आज भी यूज़ करते हैं, जबकि ये डिसकंटिन्यू हो चुका है। मतलब जिसके पास अगर सॉफ्टवेयर होगा तो यूज़ कर पा रहा होगा ना। हम लोग तो विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करेंगे और मैंने बताया है लास्ट लेक्चर में विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है ना। विजुअल स्टूडियो कोड एक बिल्ट इन कंपाइलर के साथ आता नहीं है, तो हमें GCC कंपाइलर यूज़ हम करेंगे ना। GCC कंपाइलर का विंडोज़ अडेप्टेशन है MingGW। MingGW को कैसे इंस्टॉल करना है मैंने बताया है, और VS कोड को कैसे इंस्टॉल करना है मैंने बताया है। और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++ कंपाइलर ना। ये भी एक C कंपाइलर है जिसको MSVC बोलते हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे बहुत सारे कंपाइलर्स मिलेंगे। सो अभी देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ना। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो एक एप्लीकेशन आपको मिलेगा जिसको आप अगर वो फ्रीली अवेलेबल हो इंटरनेट पे तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं ना। वो क्या करता है? वो आपको एक एनवायरनमेंट देता है फॉर इजी कोडिंग और एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स। उसका शॉर्ट फॉर्म है IDE। और IDE में आप क्या कर सकते हैं? आपको आपका सिंटैक्स हाईलाइट करता है, मतलब वेरिएबल्स को अलग कलर, फंक्शंस को अलग कलर, ऐसे कलरिंग करके हाईलाइट करता है। और अगर आपने सिंटैक्स सही तरीके से लिखा नहीं होगा तो उसको समहाउ रेड मार्क कर देता है। किसी किसी IDE में आपको रेड मार्क दिखेगा तो आपको पता चलेगा हाँ यहाँ पर कुछ गलत है, ठीक है। और एक है सजेशंस देता है, इंटेलिसेंस, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने दिखाया था। जब मैं एक डेमो सी कोड विजुअल स्टूडियो में एग्जीक्यूट कर रही थी तब सजेशंस आ रहे थे, तो उसको बोलते हैं इंटेलिसेंस, ठीक है। बहुत सारे IDE में वो इंटेलिसेंस होता है ना। IDE का एग्जांपल क्या होता है? आप जो विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे सी प्रोग्राम्स, वो एक IDE है ना। एक्लिप्स, नेटबीन्स, इवन पाइथन का पाइचार्म भी एक IDE है, इवन मैटलैब भी एक IDE है, ठीक है। सो ये सब सम एग्जांपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो उसके नाम में ही आप देख सकते हैं इंटीग्रेटेड, मतलब हर चीज़ को इंटीग्रेट किया गया है सो दैट आपको एक एनवायरनमेंट मिले फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लो चार्ट। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था प्रोग्राम और एल्गोरिदम के बीच में क्या डिफरेंस है। दोनों ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हैं, ये सब मैंने बताया था। बट डिफरेंस ये है कि एल्गोरिदम कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है, प्रोग्राम कुछ अलग तरीके से लिखा जाता है। एल्गोरिदम सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है, प्रोग्राम किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करता है, जबकि एल्गोरिदम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो नहीं करता ना। मान लीजिए अगर हम वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर हमें विजुअलाइज करके दिखाना हो, मतलब ग्राफिकली दिखाना हो, सिंबल्स में दिखाना हो, तो क्या करें? तो वहाँ पर फ्लो चार्ट यूज़ होता है। देखिए फ्लो चार्ट सिर्फ आपके प्रोग्राम के लिए नहीं यूज़ होता,
इवन ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफ्लो दिखाने के लिए भी फ्लो चार्ट यूज़ होता है। इवन रिसर्चर्स भी अपने सिस्टम का फ्लो दिखाने के लिए, कंट्रोल फ्लो दिखाने के लिए वो लोग फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। फ्लो चार्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि सभी यूज़ करते हैं। ना ग्राफिकली अगर एक चीज़ को आप दिखा देते हैं ना, तो आपके सिस्टम में जो इनएफिशिएंसीज हैं वो जल्दी पकड़ में आ जाती है और डेटा का फ्लो भी बहुत इजीली पता चल जाता है। सो देखिए, फ्लो चार्ट में कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे कि ये ओवल सिंबल आप देख सकते हैं फ्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड को इंडिकेट करने के लिए। मतलब फ्लो चार्ट स्टार्ट हुआ और एंड हुआ उसको तो इंडिकेट करेंगे ना, तो उसके लिए ओवल सिंबल यूज़ होता है। और ये जो रेक्टेंगल देख रहे हैं ना, उसके लिए ये क्यों यूज़ होता है? मान लीजिए अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रिंटिंग, सो ये सब कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन है। सो हम उसको ऑपरेशन भी कह सकते हैं, एक्शन भी कह सकते हैं, प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो अगर आपका कोई स्टेप एक प्रोसेस है, एक्शन है, ऑपरेशन है, तो वहाँ पर आप रेक्टेंगल में उसको रखेंगे। नेक्स्ट आता है एरो। एरो क्यों लेते हैं? क्योंकि वो आपके सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को दिखा सके, किस स्टेप के बाद क्या आता है, किस स्टेप के बाद क्या आता है, एक स्टेप से हम कौन से स्टेप को जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एरो, हम लोग हर जगह एरो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। नाउ अगर आपको एडिशन करना है, आप इनपुट तो लेंगे नंबर, सो इनपुट लेने के लिए पैरेललोग्राम यूज़ होता है। नेक्स्ट डायमंड, मतलब वो डिसीजन बॉक्स है। मतलब अगर मैं बोलूँ इफ़ ए ग्रेटर दैन 0, मतलब वो चेक करेगा, मतलब वो फ्लो चार्ट पर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर चेक करना है कि क्या ए में जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर है। तो अगर वो सवाल पूछ रहा है, मतलब या तो येस या तो नो आएगा। तो डायमंड, तो डिसीजन मेकिंग बॉक्स जो कि डायमंड शेप में होता है, सो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, तो येस या नो। अगर येस है तो कहाँ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर नो है तो कहाँ जाएगा, ठीक है। सो ये है समहाउ फ्लो चार्ट को हम लोग इस तरह से बनाते हैं। फ्लो चार्ट का एप्लीकेशन तो मैंने बताया कि वो प्रोग्राम्स में यूज़ होता है। प्रोग्राम से पहले आप एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट सब कुछ बना सकते हैं, आपको प्रोग्राम लिखने में ईजी होगा। और ऑर्गेनाइजेशनल वर्कफ्लो को दिखाने के लिए भी फ्लो चार्ट यूज़ होता है, और रिसर्चर्स भी यूज़ करते हैं। मतलब रिसर्चर्स जो सिस्टम बनाते हैं वो काफ़ी बड़ा होता है, राइट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। तो अपने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को उनको समझाना होता है रिव्यूअर्स को, मतलब जो उनके रिसर्च को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो नाउ वो एल्गोरिदम्स लिखते हैं, एल्गोरिदम्स के थ्रू समझा सकते हैं। और एक चीज़ भी वो करते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, सो जो रिव्यू कर रहे हों उनको ईजी हो समझने के लिए। तो सो रिसर्चर्स भी फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं। सो नॉर्मली मैंने देखा है फ्लो चार्ट सिलेबस में होता है, लेकिन बच्चों को लगता है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्लो चार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पर्सपेक्टिव चेंज कर लेना तो एक पर्टिकुलर चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चल जाता है। हम जब सी पढ़ते हैं, हम सिर्फ सी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हमको प्रोग्राम्स लिखना है, तो हम वहाँ पर सिर्फ सी के हर सिंटैक्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो और सारी चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे पाते। लेकिन ये समहाउ कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्लो चार्ट, हर जगह आपको यूज़ होता हुआ दिखेगा। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट का क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग द फॉलोइंग मैसेजेस। पहला मैसेज क्या है, इंडिया इज़ माई कंट्री, और ऐसे ही मैसेज आएगा, मतलब इंडिया का पहला लेटर कैपिटल होगा, कंट्री का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे जहाँ पर कैपिटल जहाँ पर स्मॉल लेटर है वैसे ही आएगा। सेकेंड मैसेज है न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो ये 2 मैसेज हमको प्रिंट करने हैं ना। हमें अगर फ्लो चार्ट करना होगा तो क्या करेंगे, पहले हम ओवल में रखेंगे स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट लिखेंगे ना। प्रिंट कर रहा है मतलब एक प्रोसेस है, प्रिंटिंग एक प्रोसेस है, कहीं ना कहीं प्रिंट कर रहा है। सो हम लिखेंगे प्रिंट इंडिया इज़ माई कंट्री। सो इसको हम किस में रखेंगे, रेक्टेंगल में रखेंगे। नेक्स्ट मैसेज क्या है, प्रिंट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये भी रेक्टेंगल में रहेगा। यहाँ पर कोई हम इनपुट नहीं ले रहे हैं कि हम पैरेललोग्राम यूज़ करें, हम लोग यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं। और जैसे ही फ्लो चार्ट ख़त्म हो जाता है हम एंड लिख लेते हैं। ना देखिए इसका करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम मैंने लिखा है, और मैंने बताया था कि एल्गोरिथम सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है
और एल्गोरिदम को कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपाइलर एल्गोरिदम को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि एल्गोरिदम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स फॉलो ही नहीं करता। वो सिंपल इंग्लिश में हम लोग लिख देते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप। एल्गोरिदम क्यों लिखते हैं ये भी मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया है। सो आप सेकंड लेक्चर को जाइए, आपको मिल जाएगा। ना देखिए, सिंपल ये एक एल्गोरिदम हमें लिखना है। पहला मैसेज हमको प्रिंट करना है इंडिया इज माई कंट्री, और दूसरा मैसेज प्रिंट करना है न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो पहला हमारा आया प्रिंट इंडिया इज माई कंट्री, दूसरा आया न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आप लास्ट को बहुत जगह पे आप देखेंगे एल्गोरिदम में ये लिखते हैं स्टेप 3, बहुत जगह पे आप देखेंगे लास्ट को ये स्टेप 3 लिखते हैं, और स्टेप 3 में लिखते हैं एंड। मतलब ये दिखाता है कि आपका एल्गोरिदम एंड हो गया है। सो नेक्स्ट आता है, सो ड्रॉ अ फ्लो चार्ट फॉर एडिंग 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। सो इसके लिए देखिए, हम पहले स्टार्ट शुरू करेंगे। स्टार्ट का सिंबल क्या है? ओवल। उसके बाद हमारा आता है, नाउ देखिए एडिशन करेंगे, मतलब 2 नंबर को ऐड करना है। हमको पहले क्या करना होगा, वो 2 वैल्यूज़ को ना कहीं किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना होगा। सो हमने इनपुट लिया, इनपुट एफ नम एंड एस नम। देखिए ये समझ में आता है, एफ नम एस नम 2 वेरिएबल्स हैं जिसमें वैल्यू लिया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, सम इक्वल टू एफ नम प्लस एस नम, मतलब एफ नम को एस नम के साथ ऐड कीजिए, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको सम नाम के वेरिएबल में स्टोर कीजिए। ना ये एक ऑपरेशन है, तो ये कहाँ रहेगा? रेक्टेंगल में। फिर हम उस सम को प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट सम, तो वो भी एक ऑपरेशन है, तो हम उसको रेक्टेंगल में रखते हैं। याद रखें, इनपुट लेने के लिए हमें पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं, और ऑपरेशंस के लिए हम रेक्टेंगल यूज़ करते हैं। स्टार्ट और एंड के लिए हम ओवल यूज़ करते हैं, बीच में एरोस यूज़ करते हैं, सो दैट हम सीक्वेंस दिखा सकें। ना उसका करस्पेंडिंग एल्गोरिदम देखिए, राइट एन एल्गोरिदम फॉर एडिंग 2 नंबर्स एंड प्रिंट द सम। सो पहला आता है स्टेप 1। देखिए एल्गोरिदम में स्टेप 1 स्टेप 2 ही लिखना पड़ेगा। तो आप स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 2 लिखिए, या तो सिर्फ 1 2 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमने लिखा एंटर द फर्स्ट नंबर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल एफ नम। सेकेंड स्टेप है एंटर द सेकेंड नंबर एंड स्टोर इट इन द वेरिएबल एस नम। देन स्टेप 3 सम इक्वल टू एफ नम प्लस एस नम। देखिए एल्गोरिदम में ना ये इक्वल टू ज़्यादा नहीं लिखते हैं, ठीक है। एल्गोरिदम में उल्टा एरो लिखते हैं, मतलब लेफ्ट एरो लिखते हैं। सो ये एल्गोरिदम का बेसिक नोटेशन है, लेफ्ट एरो। फिर उसने क्या किया, प्रिंट सम, और लास्ट को आप लिख सकते हैं स्टेप 5, जो कि नॉर्मली हर बुक्स में भी आपको मिलेगा, एंड। इससे पता चलता है आपका एल्गोरिदम एंड हो गया। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। नाउ हमें ये देखना होगा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। सो देखिए पहले ये यहाँ फर्स्ट लाइन को आइए, मैंने यहाँ पर लिखा है कमेंट्स, ठीक है। देखिए कमेंट्स एक चीज़ है जो आप प्रोग्राम में कहीं पर भी लिखिए, आपको कोई टोकेगा नहीं, क्योंकि वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता। तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है? आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम्स लिखेंगे ना, आज आपने प्रोग्राम लिखा होगा, कल या परसों या 2-3 दिन बाद जब आप उस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने एक पर्टिकुलर ब्लॉक क्यों लिखा है। भूल सकते हैं, इंसान है हम, भूल जाएंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा? हमको फिर क्या करना पड़ेगा, वो कोड को लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा कि उसमें लिखा क्या है, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, फिर हमें समझ में आएगा अच्छा ये ब्लॉक हमने इस चीज़ के लिए लिखा था। तो अगर हम कमेंट्स दे दें कि ये ब्लॉक मैंने इसलिए लिखा था, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ये सब ऑपरेशंस करता है, तो हमको और एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ही कोड को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, और हमको समझ में आ जाएगा। और एक बात, आपका प्रोग्राम, मान लीजिए आप अपना प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह याद रखते हैं,
लेकिन ज़रूरी नहीं कोई दूसरा पढ़े तो उसको समझ में आ जाए। तो कमेंट्स अगर होंगे ना, उसको इजी होगा कि हाँ ये ब्लॉक क्यों लिखा गया है, ये लाइन क्यों लिखा गया है। आप प्रोग्राम में हर स्टेटमेंट को समझाने के लिए भी ना एक कमेंट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमेंट्स को कंपाइलर बिल्कुल इग्नोर कर देता है, उसको बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। तो कमेंट्स इन सी आर नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड, ठीक है। वो सिर्फ नोट्स, एक्सप्लेनेशन, डॉक्यूमेंटेशन प्रोग्रामर को और दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। नाउ कमेंट्स हमारे 2 टाइप्स के हो सकते हैं। अगर आपका कमेंट एक ही लाइन में ख़त्म हो जाता है तो आप जस्ट उस कमेंट से पहले 2 स्लैश दे दीजिए, फॉरवर्ड स्लैश, जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। देखिए डिक्लेरेशन सेक्शन लिख के मैंने, देखिए स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट 1 सेमीकोलन दिया है, ये एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट और सेमीकोलन सब एग्जीक्यूट होगा। लेकिन उसके बाद जो डबल स्लैश देके डिक्लेरेशन सेक्शन लिखा है ना, इस डिक्लेरेशन सेक्शन को टोटल ही इग्नोर कर दिया जाएगा, वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं होगा। ना देखिए ऊपर वाला, देखिए कमेंट्स, ठीक है, ऊपर वाला जो मैंने लिखा है कमेंट्स, उसमें मैंने कैसे लिखा है स्लैश स्टार, और वो ख़त्म होता है स्टार स्लैश में ना। यहाँ पर ये मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, अगर मान लीजिए आपका कमेंट्स 4-5 लाइन में आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आपका कमेंट्स 4-5 लाइन के 10 लाइन भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ पर स्लैश स्टार लिखेंगे और जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ पर स्टार स्लैश लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए बहुत बार कमेंट्स बहुत यूज़फुल होते हैं। सपोज आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक कोड को लेके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप कुछ कोड्स, कुछ लाइन्स ऑफ कोड आपने लिखा, आपको कुछ लाइन्स अभी के लिए यूज़ नहीं करने, तो आप उसको कमेंट कर दीजिए। आप अगर उसको पूरा वाइप आउट कर देंगे ना, हो सकता है बाद में भूल जाएंगे क्या लिखा था। तो कमेंट कर देंगे तो कल को हो सकता है वही कोड आपको फिर से ज़रूरत पड़ जाए, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी कमेंट्स काम आता है। सो कमेंट्स आर वेरी यूजफुल, वी शुड यूज़ इट। नेक्स्ट आपने देखा होगा ये वाला लाइन, ठीक है, पहला उसका लिखा जाता है हैश इंक्लूड, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में लिखा जाता है stdio.h। ना वो stdio.h हो सकता है, कोई और भी चीज़ हो सकता है। नॉर्मली stdio.h तो जैसे भी वो रहता है, ठीक है। सो stdio का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। सो आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए ये stdio यूज़ होता है ना। ये stdio.h है क्या, ये एक फाइल है। किस टाइप का फाइल है, हेडर फाइल है, ठीक है, ये हेडर फाइल है। और ये हैश इंक्लूड साहब क्या कर रहे हैं, ये हैश इंक्लूड stdio.h को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। सो देखिए सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप इंग्लिश का कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वर्ड सही है या नहीं आपको कैसे पता ना। आप बोलेंगे हमें तो बचपन से बहुत सारे स्पेलिंग सिखाए गए हैं और हमने ये बहुत सारे वर्ड सुने हैं, उनको याद रखें, दैट्स ट्रू, पर वो वर्ड्स वैलिड है आपको कैसे पता चलता है। डिक्शनरी में होते हैं, वो इंग्लिश डिक्शनरी में वो वर्ड होते हैं। तो समहाउ आपके माइंड में जितने भी वर्ड्स आपके इंग्लिश के हैं वो आपने कहीं ना कहीं आपने मेमोराइज किया है विथ टाइम, लेकिन वो वर्ड्स डिक्शनरी में हैं, आपके मेमोरी में है, इसलिए वो वर्ड्स वैलिड नहीं है। वो डिक्शनरी में है इसलिए वो वैलिड है, ठीक है, उसके बाद आपके मेमोरी को आए हैं। सो stdio.h क्या रखता है ना, देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। प्रिंट करने के लिए प्रिंटिव फंक्शन यूज़ करेंगे, इनपुट लेने के लिए उसके लिए भी एक फंक्शन यूज़ करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करेंगे ना। वो कैसे समझ में आएगा, वो क्या है, कंप्यूटर को कैसे समझ में आएगा, तो वो इन फाइल्स में होता है, इन हेडर फाइल्स में होता है, ठीक है। तो हेडर फाइल्स में इनका सब मतलब इनके बारे में सब होता है। इसलिए जो ना एक हेडर फाइल सब कुछ नहीं रखता। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन से हेडर फाइल में है, तभी जाके आप उसको इंक्लूड कर पाएंगे। सो नॉर्मली आप हर सी प्रोग्राम में देखेंगे stdio.h ज़रूर लिखा होगा, क्योंकि इनपुट तो हम लेंगे
आउटपुट तो हमारा आएगा, उसको तो प्रिंट करेंगे, वो तो होता रहता है प्रोग्राम में। तो stdio.h इज अ मस्ट। सो ये याद रखिए, हेडर फाइल्स होते क्या हैं ना, वो बेसिकली डिक्लारेशंस रखते हैं ऑफ द बिल्ट इन फंक्शन। नाउ डिक्लारेशन क्या होता है, देखिए फंक्शन जो होता है ना, मैंने आपको मॉड्यूलर प्रोग्राम मैं जब आपको मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था मॉड्यूलर सी एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। और वो क्यों है, क्योंकि हम सी में फंक्शंस यूज़ करते हैं। फंक्शंस का क्या काम होता है, उसमें n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, और n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स क्यों होते हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए, ठीक है ना। इन हेडर फाइल्स में होता क्या है, इन हेडर फाइल्स में होता है डिक्लारेशंस। डिक्लारेशन मतलब आप मान लीजिए मैं बोल सकती हूँ प्रोटोटाइप्स व्हाटएवर। अगर मैं बोलूँ कि एक पर्टिकुलर चीज़ का प्रोटोटाइप है, मतलब क्या है, वो चीज़ पूरी तरह बनी नहीं है, जस्ट कैसे दिखेगी, जब बन जाएगी कैसे दिखेगी, उसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं, ठीक है, इनिशियल मॉडल। सो मान लीजिए प्रिंटिव का डिक्लारेशन है stdio.h में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब है प्रिंटिव का फॉर्मेट क्या है वो वहाँ पर है। अगर आप stdio.h नहीं लिखते हैं तो प्रिंटिव को कोई नहीं पहचानने वाला, ठीक है, उस प्रोग्राम में। सो पहले हमारा काम क्या है, हम हेडर फाइल्स अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, और उसको इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है, हैश इंक्लूड। ना ये हैश इंक्लूड है क्या, ना ये हैश इंक्लूड है, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका भी एक पूरा चैप्टर है सी में कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है। सो देयर आर डिफरेंट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हैश इंक्लूड इज वन ऑफ देम, ठीक है, जिसका काम है एक हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड करना। उसके बाद हमारा क्या आया, उसके बाद हमारा आया इंट मेन, ठीक है। सो मेन एक फंक्शन है, मेन एक फंक्शन है ना। आप बहुत सारे फंक्शन आगे चल के बना सकते हैं, और बहुत सारे फंक्शन आपको ऑलरेडी अवेलेबल भी होंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी कंपाइलर में जिसका डिक्लेरेशन ऑलरेडी जिस फंक्शन का है उसको हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और जो फंक्शंस आप खुद बनाएंगे उसको बोलेंगे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। मतलब आप यूज़र हैं, आप उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप उसके पैरामीटर्स दे रहे हैं, सो आपने उसको नाम दिया है, सो वो आपने बनाया है। और कुछ फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे प्रिंटिफ, स्कैनफ ना, ये सारे फंक्शंस ऑलरेडी बन चुके हैं और कंपाइलर में हैं, हम उनको बस यूज़ कर रहे हैं। सो उनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, और उनका और एक नाम भी है, उसको बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस। सो यू कैन टेल देम बिल्ट इन फंक्शंस और लाइब्रेरी फंक्शंस। सो ये जो मेन फंक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब प्रोग्राम लिख लेते हैं उसके बाद आप कंपाइल करते हैं, फिर एग्जीक्यूशन होता है। जब एग्जीक्यूशन होता है ना, तब ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका होता है, मतलब आपका अगर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम इस मेन फंक्शन को कॉल करता है। एक चीज़ याद रखिए, फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको कॉल ना किया जाए। आपको कॉल करना होगा, मतलब कहीं ना कहीं उसका नाम लिखना होगा, तभी जाके पता चलेगा कि उसको कॉल किया जा रहा है। एक फंक्शन को कॉल करना मतलब जिस काम के लिए तुम्हें लिखा गया है, अकम्प्लिश दैट टास्क, ठीक है। सो मेन भी एक फंक्शन है, उसको अगर कॉल नहीं किया जाएगा तो वो काम क्यों करेगा? तो उसको कौन कॉल, सो मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सो अगर आप मेन फंक्शन नहीं लिखते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन फंक्शन नहीं मिलेगा, आपका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। सो मेन फंक्शन इज ए मस्ट। और याद रखिए मेन फंक्शन का क्या फॉर्मेट है। मेन फंक्शन का एक्चुअल फॉर्मेट हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बता रही हूँ। आप उसका नाम है मेन, MAIN, उसको आप बदल नहीं सकते, वो स्मॉल लेटर्स में है, आप उसको भी नहीं बदल सकते। उसके बाद उसका नाम लिखने के बाद एक लेफ्ट पैरेंथेसिस दिया जाता है, फिर एक राइट पैरेंथेसिस दिया जाता है, उसको भी आप नहीं बदल सकते। कुछ भी इधर उधर किया तो वो मेन और नहीं रहेगा। सो जैसा है वैसा रहेगा। और उसके साथ साथ उससे पहले जो आप ये जो लिखा है ना इंट, ठीक है,
ना थर्ड लेक्चर में मैंने जब एक डेमो दे रही थी VS कोड में, वहाँ पर मैंने इंट बताया था क्या है ना। देखिए आप जब प्रोग्राम के साथ डील कर रहे हैं ना, प्रोग्राम क्या चाहता है, डाटा चाहता है ताकि उस पर काम कर सके और आउटपुट दे सके। सो आपका इनपुट भी एक डाटा है, आपका आउटपुट भी एक डाटा है, लेकिन डाटा अभी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, नंबर में आ जाता है हमारा इंटीजर्स हो सकते हैं ना। अगर आप मैं बोलूँ ऐसा एक नंबर लाइक 14.57, तो ऐसा नंबर भी हो सकता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है। कैरेक्टर हो सकता है। सो डिफरेंट टाइप का डाटा हो सकता है। आपको बताना होगा कंपाइलर को कि ये कौन सा डाटा है, वरना कंपाइलर को कुछ समझ में नहीं आएगा, वो एरर थ्रो करेगा। सो ये है हमेशा एक फंक्शन का ना एक रिटर्न टाइप होता है। रिटर्न टाइप मतलब एक फंक्शन एक वैल्यू ज़रूर रिटर्न करेगा, और फंक्शन को अगर आप कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना चाहते तो आप लिखेंगे वॉइड ना। वॉइड एक डेटा टाइप है, जैसे इंट एक डेटा टाइप है। सो वॉइड एक डेटा टाइप है, इंट एक डेटा टाइप है, फ्लोट एक डेटा टाइप है, डबल एक डेटा टाइप है, एंड और एक है हमारा कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। ये सब डेटा टाइप है ना। देखिए ये जो इंट है ना, इंटीजर के लिए है, तो उसके लिए हम INT लिखते हैं, उसमें और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते, वो स्मॉल लेटर्स में होता है, उसी को वैसे ही लिखना है। याद रखिए C केस सेंसिटिव होता है, मतलब वो डिफरेंशिएट करता है कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में। सो इंट स्मॉल लेटर्स में है तो आप स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, वॉइड भी स्मॉल लेटर्स में होता है, ये सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। सो वॉइड भी एक डेटा टाइप है, मतलब कुछ नहीं। अगर आप एक फंक्शन को कुछ भी रिटर्न करवाना नहीं चाहते तो आप लिखेंगे वॉइड। और ये जो लास्ट को, ये जो आप देख रहे हैं ना रिटर्न स्टेटमेंट, मैंने लास्ट को एक लिखा है रिटर्न 0। सो अगर आप वॉइड लिखते हैं, एक फंक्शन को वॉइड लिखते हैं, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, तो आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंट लिखा है मतलब क्या, मतलब मेन फंक्शन इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करता है। अब ये वैल्यू वो किसको रिटर्न कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको कॉल किया है तो उसको ही वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है। याद रखिए जिसने जिस फंक्शन को कॉल किया होगा, वो जो फंक्शन को जो कॉल किया होगा ना, वो फंक्शन जब अपना काम ख़त्म कर देता है, उसको एक वैल्यू मिलता है, वो वैल्यू जहाँ से कॉल हुआ होगा वहाँ पर वो रिटर्न करता है। सो इट्स लाइक अगर किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है कि ये काम करो, तो वो काम ख़त्म करने के बाद किसको बोलेगा, जिसने उसको ऑर्डर दिया है, उसी तरह काम कर रहा है यानी, ठीक है। सो मेन फंक्शन इज़ अ मस्ट फंक्शन। मेन फंक्शन से ही आप अपने सारे बनाए हुए फंक्शंस को काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। ये सब मैंने लिखा है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट, यू कैन हैव n नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इन योर प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। और मैंने बताया था C एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है, और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का एक फीचर क्या था, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। मतलब स्टेटमेंट 1 के बाद स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 के बाद स्टेटमेंट 3 होगा, उसके बाद स्टेटमेंट 4 होगा। सो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा। अगर आप ऐसा कोई कंडीशन देते नहीं हैं तो वो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ C प्रोग्राम ना। ये जो आप हेडर फाइल देख रहे हैं ना, उसका ये जो .h है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सटेंशन है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, वो एक्सटेंशन है ना। एक्सटेंशन क्यों ज़रूरत है, देखिए कंप्यूटर में बहुत सारे फाइल्स होते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, उसको कैसे पता चलेगा ये कौन सा फाइल है। सो इसलिए एक्सटेंशन आता है। एक्सटेंशन आता है तो उसको पता चलता है, अच्छा ये C प्रोग्राम का फाइल है, अच्छा ये पाइथन का है, अच्छा ये फाइल टेक्स्ट है, ये फाइल ऑडियो है, ये फाइल वीडियो है। सो एक्सटेंशन इज़ अ मस्ट। हर फाइल का देखिएगा एक एक्सटेंशन होगा। और एग्जीक्यूटेबल फाइल का क्या एक्सटेंशन होता है, मतलब जो फाइल कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर लेता है, मतलब वो मशीन कोड में होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल बाइनरी फाइल्स होते हैं, ठीक है, वो मशीन कोड, मतलब उसको मशीन कोड बोलते हैं, क्योंकि मशीन का लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। सो एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है,
.exe, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। नाउ अभी हम जो 2 फ्लो चार्ट्स बनाए थे उस पे हम 2 प्रोग्राम्स लिखेंगे VS कोड में। तो जो 2 फ्लो चार्ट्स हम बनाए थे और जो 2 एल्गोरिथम्स हम लिखे थे उसका हम अभी प्रोग्राम्स लिखेंगे। नाउ विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर दिया है। नाउ हम इस लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे ये जो सी प्रोग्राम्स मैंने फ़ोल्डर बनाया था, कैसे बनाया था ये मैंने लेक्चर 3 में बताया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। नाउ अभी हम क्या करेंगे, पहला काम है इसी फोल्डर में एक सी फाइल हम बनाएंगे, ठीक है। तो सी प्रोग्राम्स पे अगर हम कर्सर रखते हैं, साइड में हम जाते हैं तो ये आता है न्यू फाइल। सो न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए। ना पहला क्वेश्चन था मैसेज डिस्प्ले करना है, उसका फ्लो चार्ट हमने बनाया था। तो मान लीजिए मैंने इस फाइल का नाम दिया message.c, ठीक है। .c एक्सटेंशन है सी फाइल का। देन प्रेस एंटर। नाउ देखिए ये आ गया है, एक फाइल ओपन अप कर गया है। तो पहले हमें क्या लिखना है, मैंने सी का स्ट्रक्चर अभी बताया था। पहले तो हम कमेंट्स लिखेंगे कि ये प्रोग्राम किस बारे में है। सो कमेंट्स हम लिखने के लिए क्या करते हैं, मेरा यहाँ पर मल्टी लाइन कमेंट्स होगा। सो मैं कमेंट स्टार्ट करूँगी /* देखिए उसका एंड भी उसने अपने आप दे दिया है। अगर ये फॉन्ट साइज आपको बहुत छोटा लग रहा है तो हम फॉन्ट साइज कैसे इंक्रीज करेंगे। सो फाइल पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए, सेटिंग्स पे जाइए। सो ये देखिए कॉमनली यूज्ड में पहला वाला आता है फॉन्ट साइज, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे 20। सो ये हो गया, बंद कर देंगे। नाउ देखिए आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया है, ठीक है। नाउ हम इस पे लिखेंगे, कमेंट्स लिखेंगे, प्रोग्राम टू डिस्प्ले मैसेजेस, ठीक है। नाउ क्या क्या मैसेजेस था, फर्स्ट था हमारा इंडिया इज माई कंट्री। दूसरा वाला मैसेज क्या था, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। ना प्रोग्राम अभी लिखते हैं। तो प्रोग्राम पहले स्टार्ट कैसे होता है, प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होता है हेडर फाइल इंक्लूड करके। ना हेडर फाइल कैसे इंक्लूड करेंगे, यूजिंग द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include। सो हम लिखेंगे #include। देखिए ये जो सजेशंस आपको आ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं इंटेलिसेंस, जो कि मैंने बताया था IDE पढ़ाते वक्त। IDE मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल VS कोड भी है, ठीक है। तो देखिए VS कोड का ये इंटेलिसेंस है जो आपको सजेशन दे रहा है। सो आप क्लिक कर सकते हैं या तो फिर आप टैब प्रेस कर सकते हैं। नाउ एंगुलर ब्रैकेट देंगे stdio.h। देखिए आपका जो कोड है ना हाईलाइट कर रहा है, वो सिंटैक्स हाईलाइटिंग जो मैं बोल रही थी IDE में। #include एक अलग चीज़ है, उसको एक अलग कलर दे दिया। हेडर फाइल एक अलग चीज़ है, उसको एक अलग कलर दे दिया। सो इसको बोलते हैं सिंटैक्स हाईलाइटिंग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, int main। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। नाउ देखिए फंक्शन आपका स्टार्ट होता है, तो वो स्टार्ट को हम इंडिकेट कैसे करेंगे, वो स्टार्ट हमारा इंडिकेट होता है बाय द स्टार्टिंग ब्रेस। सो स्टार्टिंग ब्रेस है हमारा, हम ब्रेस दे देते हैं। देखिए ये IDE है, आपके लिए काफ़ी लाइफ इजी कर देता है। आपने जैसे स्टार्टिंग ब्रेस दे दिया, कहीं आप भूल ना जाए इसलिए वो एंडिंग ब्रेस भी दे देता है। सो
उसके बाद हम लिखेंगे क्या, हमें तो सिर्फ प्रिंट करना है मैसेज, तो प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है किस लिए, प्रिंट करने के लिए। कुछ मैसेजेस अगर आपको प्रिंट करने हैं तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन यूज होता है। सो लेफ्ट पैरेंथेसिस दीजिए, जैसे ही लेफ्ट पैरेंथेसिस देते हैं अपने आप वो राइट पैरेंथेसिस दे देता है ना। ये जो चीज़ आपका अभी फ्लैश हो रहा है ना, इंट, प्रिंटफ, कांस्टेंट, कैर, ये हम समझेंगे जब प्रिंटफ पढ़ेंगे। बेसिकली इसको पूरी तरह से ठीक से समझने के लिए हमें पॉइंटर्स पढ़ने की ज़रूरत है। सो वो हम देखेंगे। अभी के लिए आप समझिए प्रिंटफ किस लिए चाहिए, हमें जब कुछ मैसेजेस प्रिंट करने हैं। सो डबल कोट दीजिए। देखिए प्रिंटफ का फॉर्मेट क्या है, डबल कोट के अंदर रहेगा। जो भी आपको मैसेज देना है वो डबल कोट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो पहला मैसेज हमारा क्या है, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट बना ना प्रिंटफ का, ये एक स्टेटमेंट बना। तो स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे ना। इस सेमीकोलन को क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन का मतलब देखिए, जैसे आप जैसे इंग्लिश में तो हम लोग क्या देते हैं, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरह सी में एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो लिखिए प्रिंटफ डबल कोट /n, न्यू दिल्ली is the capital of India। अगेन सेमीकोलन, सेमीकोलन देना ना भूलें, ठीक है ना। आप ये सोच रहे होंगे स्लैशन क्या है, ठीक है। स्लैशन को बोलते हैं न्यू लाइन, न्यू लाइन उसको बोलते हैं। न्यू लाइन मतलब मैं चाहती हूँ न्यू दिल्ली एक नए लाइन में आए, मतलब इंडिया इज़ माई कंट्री जिस लाइन में आएगा उस लाइन में मैं न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ दूसरे लाइन में आए। तो मैं वो कैसे करूँगी, तो मुझे वो देना होगा स्लैशन। या तो मैं क्या करूँगी, स्लैशन में इंडिया इज़ माई कंट्री लिखने के बाद स्लैशन दूंगी, या तो मैं न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया उससे पहले स्लैशन दूंगी। जो भी करूँ मैं, मेरा नेक्स्ट लाइन को आएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको थर्ड लेक्चर में बताया था, वहाँ पर मैं जब आपको इनपुट लेके दिखा रही थी वहाँ पर मैंने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया था। सो वहाँ पर स्कैनफ फंक्शन के बाद वाला जो प्रिंटफ स्टेटमेंट होता है उसके लिए आप अगर स्लैशन ना लिखें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने आप नेक्स्ट लाइन को चला जाता है। बट अगर लगातार दो प्रिंटफ स्टेटमेंट है वहाँ पर आपको स्लैशन कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा ना। देखिए ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं, ये चीज़ आपको VS कोड जब GCC कंपाइलर के साथ यूज़ करते हैं ये फीचर आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कुछ अलग यूज़ कर रहे हो वहाँ पर भी ऐसा हो। अगर ये याद रखिए, अगर हमें एक मैसेज नेक्स्ट लाइन में दिखाना है तो हमें स्लैशन हम यूज़ करते हैं ना। स्लैशन का नाम क्या है, जैसे प्रिंटफ को हम फंक्शन बोलते हैं, INT इंट को हम डेटा टाइप बोलते हैं, स्लैशन को क्या बोलते हैं, स्लैशन को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। स्लैशन को बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। सिर्फ स्लैशन एक एस्केप सीक्वेंस नहीं है और बहुत सारे एस्केप सीक्वेंस है ना। अभी तो हम ये लिख चुके हैं। नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, रिटर्न 0, ठीक है, रिटर्न 0। सो पहले हम इसको रन कर लेते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा हो गया, हम इसको सेव कर लेंगे। या तो आप फाइल को जाइए और सेव क्लिक कीजिए, या तो आप Ctrl+S भी कर सकते हैं। सो देखिए हमारा फाइल सेव हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मैंने बताया था थर्ड लेक्चर में, या तो हम यहाँ जा सकते हैं, मतलब राइट टॉप कॉर्नर को जा सकते हैं, वहाँ पर रन और डिबॉग दिखा रहा है, या तो फिर इसी फाइल में ही राइट क्लिक कीजिए और रन कोड कीजिए।
सो देखिए हमारा आ गया मैसेज, इंडिया इज़ माई कंट्री, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर हम स्लैश एन हटा के देखते हैं। ठीक है, स्लैश एन हम हटा देते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो स्लैश एन हटा दिया, अगेन सेव कीजिए क्योंकि आपने कोई चेंजेस किए हैं, फिर आप रन कीजिए। नाउ देखिए, इंडिया इज माई कंट्री, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, सेम लाइन में आ गया। सो हमें स्लैश एन देना होगा अगर हम दूसरे लाइन में चाहते हैं तो। सो फिर से रन करते हैं। सो आ गया। नाउ ये प्रोग्राम हमारा हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या था, हमें दो नंबर्स को ऐड करने थे। ठीक है, ओके। सो पहले हम इस फाइल को बंद कर देते हैं। ना दूसरा प्रोग्राम करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ ना। अभी जो मैंने message.c फाइल बनाया सी का ना, ये message.c फाइल में क्या रहता है, आपका सोर्स कोड, जो कोड आपने लिखा है उसको बोलते हैं सोर्स कोड। message.exe में क्या रहता है, आपका एग्जीक्यूटेबल कोड। ना मैंने बोला था ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन .exe होता है। तो ये जो message.exe फाइल को ही कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, सो ये है आपका सोर्स कोड फाइल, जिसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको कंप्यूटर कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उसके लैंग्वेज में लिखा ही नहीं है। ये सी लैंग्वेज तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़र को हेल्प होती है, मतलब हमें हेल्पफुल होती हैं। कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। हम सोर्स कोड हम सी लैंग्वेज में लिखते हैं, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको कंपाइलर ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। उसके बाद भी और बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो मैं भी बताऊंगी आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और ऐसा एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है ना, इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को ही एक्चुअली कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, सो ये exe लिखा है मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी फाइल, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। ये एक बाइनरी फाइल है। ठीक है, मशीन कोड में है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हम एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल क्लिक करते हैं, उसको नाम देते हैं एडिशन करेंगे। ठीक है, एडिशन .c, देन प्रेस एंटर। सो देखिए आपका आ गया। अभी हमें क्या करना है, कमेंट्स लिखेंगे ना। देखिए अगर आपका कमेंट एक लाइन में भी खत्म होता है ना, उसको भी आप /* से शुरू कर सकते हैं और */ में एंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मल्टी लाइन होगा तभी जाके आप ये यूज़ करेंगे। आपका अगर लाइन सिंगल लाइन में भी कमेंट खत्म हो रहा है ना, फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन // जो करते हैं वो सिर्फ सिंगल लाइन के लिए होता है। सो हम कमेंट्स क्या लिखेंगे, प्रोग्राम टू ऐड 2 numbers। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं, स्टार्ट करेंगे #include stdio.h int main स्टार्टिंग ब्रेस। देन अभी हम क्या करेंगे, 2 ways में हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं। सो पहले वे को चलते हैं। पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है ना, वेरिएबल डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है, देखिए वेरिएबल अगर आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपके वेरिएबल में किस टाइप का डाटा है। सो कंपाइलर को हर चीज़ बतानी होती है। उसको इतना इंटेलिजेंट मत समझिए, उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन उसको ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं। वो कोई अंतर्यामी नहीं है। सो इंट ए, ये ए भी वेरिएबल नाम देना, उसको थोड़ा आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। देखिए हमेशा वेरिएबल्स का नाम वैसे ही दीजिए जो जिस काम के लिए वो हैं। जैसे हम दे सकते हैं f num दीजिए, मतलब फर्स्ट नंबर, फिर s num दीजिए जिसमें दूसरा नंबर रहेगा, देन
और एक वेरिएबल हमें चाहिए सम, जो कि इनका एडिशन रखेगा। ना देखिए हमने डिक्लेयर कर दिया। सो इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है, हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि 3 वेरिएबल्स हमारे हैं प्रोग्राम में, आगे आ सकते हैं, और उन 3 वेरिएबल्स में किस टाइप का डेटा होगा? इंटीजर डेटा होगा उसके लिए। और आप इंटीजर डेटा होगा कैसे बता रहे हैं? ये जो INT लिख रहे हैं ना, वो इंटीजर के लिए लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वेरिएबल बन गया। नाउ हम इसमें वैल्यू रखते हैं। नाउ हम वैल्यू fnum में मान लीजिए मैंने वैल्यू लिया 12, snum में मैंने वैल्यू लिया मान लीजिए 15, ठीक है। नाउ ऐसे जब हम करते हैं ना, इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। मतलब आपने वेरिएबल्स जब INT इंट लिख के fnum snum sum लिखा, उसको आपने डिक्लेयर किया। आपने क्या डिक्लेयर किया कि ये 3 वेरिएबल्स प्रोग्राम में आगे आ सकते हैं और उनमें इंटीजर डेटा होगा। जब आपने उनको वैल्यू दे दिया, मतलब आप उनको एक इनिशियल वैल्यू दे रहे हैं, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। सो हमने जहाँ पर डिक्लेयर किया वहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया, तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन विथ इनिशियलाइजेशन। ना अगर आप यहाँ इनिशियलाइज नहीं करना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे fnum इक्वल टू 12 सेमिकोलन, snum इक्वल टू 15 सेमिकोलन। सो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं बेकार में और 2 स्टेटमेंट क्यों लिखूं? अगर मैं वहाँ पर इनिशियलाइज कर सकती हूँ तो मैं बेकार में और 2 स्टेटमेंट लंबा करने की क्या ज़रूरत है? सो 12 15, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हम लिखेंगे सम इक्वल टू fnum प्लस snum सेमिकोलन। इसका मतलब ये है fnum में जो वैल्यू है उसको snum के साथ ऐड करो और उसको सम, और जो रिजल्ट आया उसको सम में रखो, ठीक है। ना अब हम सम को प्रिंट करेंगे। सो प्रिंटफ, तो डबल कोट, सो हम लिखेंगे द सम इज इक्वल टू, ठीक है। तो हम लिखेंगे %d कॉमा सम। ना ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा रही हूँ, 3rd लेक्चर में भी समझाया था। देखिए ये जो %d है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ठीक है। मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर के नाम से ही आप समझ जा रहे होंगे, हम एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं द सम इज इक्वल टू, ये लिखने के बाद आपको एक नंबर प्रिंट करना है ना। वो नंबर क्या है? वो नंबर इंटीजर है। उस इंटीजर है, आप कंपाइलर को कैसे बताएंगे? अगेन कंपाइलर अंतर्यामी नहीं है। आपने इंटीजर के साथ एडिशन किया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही ले आएगा, आपको बताना होगा कि वहाँ पर इंटीजर आएगा। सो इंटीजर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d। सो %d हमने लिख दिया ना। ऐसा भी तो हो सकता, देखिए इस प्रोग्राम में कितने इंटीजर्स हमने डिक्लेयर किए हैं? 3। fnum डिक्लेयर किया है, snum डिक्लेयर किया है, sum डिक्लेयर किया है, और तीनों में कोई ना कोई वैल्यू है। अब कंपाइलर को ये तो पता चल गया कि यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आएगा, लेकिन किसका इंटीजर वैल्यू आएगा? सम का आएगा या fnum का आएगा या snum का आएगा? उसके लिए हमको यहाँ पर बताना होगा, कॉमा दे के आप बताएंगे सम में जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर लिखिए, ठीक है। सो इसलिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पर द सम के जगह पर इतना सारा स्पेस दे देंगे ना, तो वैसे ही उतना ही स्पेस के साथ आएगा। सो आप
डबल कोट के अंदर जैसे भी लिखते हैं वैसे आएगा। अगर यहाँ पर आप इक्वल टू ना दे के आप अगर लिखेंगे द सम कॉलन दे देंगे तो कॉलन के साथ आएगा। सो जैसे आप लिखेंगे वैसे आएगा, और जो नंबर चाहते हैं, जिस टाइप का नंबर चाहते हैं आप उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर दीजिए। उसके बाद उस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह पर किसका कौन सा इंटीजर वैल्यू आएगा तो वहाँ पर वो वेरिएबल, तो वहाँ पर आप साइड में कॉमा दे के वो वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। सो अभी हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो वी विल प्रेस Ctrl+S, देन हम रन करेंगे। राइट क्लिक कीजिए, रन कोड कीजिए। सो देखिए द सम यहाँ पर दिख रहा होगा, द सम इज 27। सो 12 को अगर हम 15 के साथ प्लस करते हैं 27 तो आता है। ये इतनी एडिशन तो हम सबको आती है। आपको ये जो आउटपुट आया है आपको ढूंढना पड़ा, ठीक है, नीचे आया पूरा। तो आप अगर चाहते हैं कि आप हर प्रोग्राम के बाद टर्मिनल क्लीन करना चाहते हैं, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, ये जो आप कर्सर आपका ब्लिंक हो रहा है ना, यहाँ पर आप यहाँ पर CLS लिख दीजिए या तो फिर क्लियर लिख दीजिए। क्लियर लिखेंगे तो टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अगेन हम रन करते हैं, रन कोड। देखिए द सम इज इक्वल टू 27, ठीक है, ये हमारा आउटपुट आया ना। एक अलग तरीके से भी हम लोग यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं। सो देखिए हमें क्या करना है, उसके लिए हम चलते हैं, इसी प्रोग्राम को हम थोड़ा मतलब चेंज कर लेते हैं ना। देखिए सो पहले हम डिक्लेयर करेंगे fnum, snum, फिर sum। इन तीनों को हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम प्रीवियसली हम लोग क्या कर रहे थे, अपने मन का ही कोई वैल्यू दे दे रहे थे, इनिशियलाइज कर रहे थे। अगर हमें और किसी दो वैल्यू को अगर ऐड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, सोर्स कोड में आके फिर से चेंज करना होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा हमें नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। सो कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें scanf फंक्शन यूज़ करना होता है। लेकिन जैसे ही आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे पहले एक मैसेज तो आना चाहिए ना। तो पहला एक मैसेज हम लिखते हैं printf, डबल कोट में लिखिए एंटर द वैल्यू ऑफ fnum एंड snum, और आप लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ा इक्वल टू दे देते हैं। सो यहाँ पर इक्वल टू दे देते हैं ताकि और अच्छा दिखे, फिर सेमीकोलन। तो जब भी आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे पहला स्टेटमेंट क्या आएगा, एंटर द वैल्यू ऑफ fnum एंड snum। अभी इसका इनपुट लेने का स्टेटमेंट लिखते हैं, लिखेंगे scanf। देखिए scanf आ गया ना। scanf के दो हिस्से होते हैं, मैंने ये थर्ड लेक्चर में भी बताया है। दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से में आप फॉर्मेट स्पेसिफायर देंगे, दूसरे हिस्से में आप कौन से वेरिएबल में लेके वैल्यू स्टोर करना है उसका लिस्ट देंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पर दो वेरिएबल्स के लिए वैल्यू चाहिए। सो हम 2 बार %d लिखेंगे, ठीक है, कॉमा एम्परसेंट fnum, कॉमा एम्परसेंट snum, सेमीकोलन। ना देखिए इसका मतलब क्या है, मैं समझाती हूँ। कंपाइलर को हमने बता दिया कि हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि प्रोग्राम में आगे अपीयर करेंगे। नाउ कंपाइलर ऑपरेटिंग सिस्टम को रिक्वेस्ट डालता है कि मेरे प्रोग्राम में 3 वेरिएबल हैं, उनके लिए मेमोरी में जगह दो। देखिए मेमोरी में स्टोर नहीं करेंगे तो ऐड कैसे करेंगे। सो मेमोरी को मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो जो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को अगर मैनेज कर रहा है तो हम उसी को ही रिक्वेस्ट डालेंगे ना। तो कंपाइलर बोलता है कि हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, उनके लिए जगह दो मेमोरी में, ठीक है। नाउ fnum snum sum के लिए बन गए। अभी हम बोल रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है।
स्कैनफ में जो इनपुट ले रहे हैं ना, एफनम और एसनम क्या है, इंटीजर वेरिएबल है। तो इंटीजर वेरिएबल है मतलब स्कैनफ में भी हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर देना होगा, मतलब फॉर्मेट देना होगा कि हम इंटीजर इनपुट लेने वाले हैं, तो उसका फॉर्मेट तो हमें देना होगा। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट दे दिया। फिर हमें लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स देना होगा। पहले किसका इनपुट लेने वाले हो, एफनम का। ये जो पहला %d के लिए हम जब कीबोर्ड से इनपुट देंगे तो वो जाके स्टोर होगा किस में, एफनम में। फिर दूसरा जो इनपुट हम देंगे वो जाके स्टोर होगा किस में, एसनम में। ठीक है, सो ऐसे करके हमारा होगा ना। ये एम्परसेंड क्या है, देखिए मेमोरी में लोकेशंस होते हैं ना। जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हर लोकेशन का एक एड्रेस होता है। जैसे हम कहाँ रहते हैं, हमारा एक एड्रेस होता है, तो मेमोरी लोकेशन के भी तो एड्रेस होंगे, वरना कैसे पता चलेगा ये एक लोकेशन है। तो बेसिकली ये जो एम्परसेंड हम लिख रहे हैं उस एड्रेस को लाने के लिए, मतलब हम बोल रहे हैं एफनम के लिए, ये जो एम्परसेंड एफनम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि एफनम के लिए जो मेमोरी एलोकेट हुआ है, ये पहला इनपुट जो हम कीबोर्ड में दे रहे हैं वो इनपुट जाके उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगा जो एफनम के लिए है। दूसरा इनपुट जो हम दे रहे हैं वो जाके स्टोर होगा कौन से मेमोरी लोकेशन में, जो मेमोरी लोकेशन एसनम को एलोकेट हुआ है। ठीक है, सो इसलिए हम एम्परसेंड लेते हैं। ये जो आप एम्परसेंड एफनम लिख रहे हैं ना, इसका आउटपुट होता है एक्चुअली एफनम का मेमोरी लोकेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है, अब इनपुट तो ले लिया, अब एडिशन कर लेते हैं। सम इक्वल टू एफनम प्लस एसनम। अब एडिशन भी हो गया, अब क्या करेंगे, प्रिंटफ द सम इज इक्वल टू %d, जैसे लिखे थे सम। ठीक है, अब इसका कंट्रोल-S हम प्रेस करते हैं टू सेव इट, देन रन द कोड। देखिए यहाँ पर वो इनपुट मांग रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ एफनम एंड एसनम। तो हम पहले मान लीजिए वैल्यू मैंने दिया 34। ठीक है, फिर आप स्पेस देंगे, फिर से लिखेंगे, मान लीजिए मैंने दिया 12। देखिए स्कैनफ ना, जब आप मल्टीपल इनपुट्स लेते हैं, एक ही स्कैनफ स्टेटमेंट में आप n नंबर ऑफ इनपुट्स ले सकते हैं, लेकिन बस आपको एक चीज़ करनी होगी, जब आप इनपुट दे रहे होंगे, जैसे ही एग्जीक्यूशन ख़त्म होता है और आपको वो इनपुट मांग रहा है, तब आप हर एक इनपुट के बाद एक स्पेस देंगे। जैसे ही आप स्पेस दे देते हैं ना, एक इनपुट दिया, स्पेस दिया, तो स्कैनफ को समझ में आ जाता है चलो ये पहला वाला इनपुट ख़त्म। फिर दूसरा इनपुट वो एक्सपेक्ट करता है, दूसरा इनपुट के बाद आपने सपोज स्पेस दिया तो वो तीसरा इनपुट एक्सपेक्ट करता है ना। यहाँ पर तो हमारे 2 इनपुट्स हैं, तो हमने 34 के बाद एक बार स्पेस दिया, फिर हमने 12 लिखा, देन वी विल प्रेस एंटर। सो देखिए द सम इज इक्वल टू 46। ना देखिए जो मैं बोल रही थी, जो फीचर के बारे में बोल रही थी, /n कैसे डिफर करता है। देखिए ये जो यहाँ पर मैंने कोई /n नहीं दिया है, ठीक है, स्टिल ये जो द सम इक्वल टू ना, वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप आ गया है। सो बेसिकली ये विजुअल स्टूडियो और जीसीसी कंपाइलर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका ये फीचर है। अगर आपने स्कैनफ लिखा है, उसके बाद जो प्रिंटफ स्टेटमेंट आता है, अगर वो आप /n ना दो तो चलेगा, ठीक। अगर लगातार 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट है, जो कि हमने पहले प्रोग्राम में देखा, इंडिया इज़ माई कंट्री एंड न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, वहाँ पर 2 प्रिंटफ स्टेटमेंट लगातार थे, वहाँ पर कोई स्कैनफ स्टेटमेंट नहीं था, तो वहाँ पर आपको /n देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर /n दे देते तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं। देखिए फिर से मैंने यहाँ पर /n दिया, कुछ गलत नहीं होगा। फिर से सेव कीजिए, रन द कोड। ना देखिए ये इनपुट मांग रहा है, टर्मिनल में क्लिक कीजिए, सपोज मैंने दिया 23 स्पेस 56, ठीक है, एंटर। देखिए अपने आप वो दूसरे लाइन को चला गया था।
फिर से हमने स्लैश एन दिया है, वो फिर से नेक्स्ट लाइन में चला गया, इसलिए इतना स्पेस आया है। अगर हमने स्लैश एन नहीं दिया था जब, तो वो अपने आप न्यू लाइन को चला जाता था। लेकिन यहाँ पर हमने स्लैश एन दे दिया, मतलब अपना जो फीचर अपने आप न्यू लाइन को चला जाना वो चला गया। फिर से उसने देखा अरे यहाँ पर और एक स्लैश एन है, तो उसको भी एग्जीक्यूट किया और थर्ड लाइन में आया, द सम इज इक्वल टू 79। सो इन दिस वे हम प्रोग्राम लिख सकते हैं। सो अगर आपका कोई डाउट है, प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।